ठीक है जी। पिछले दिन में यही पढ़ाए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो 5-6 बात था। सबसे पहले नेचर ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड करता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता मोर रेट ऑफ रिएक्शन, लेस रिएक्टिव एलिमेंट लेस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा टेम्परेचर था, जिसमें देखे थे फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट था रेट ऑफ रिएक्शन एट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेंटीग्रेड। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाते हैं। अब उसके बाद कंसंट्रेशन था, हाई कंसंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। प्रेशर, यदि प्रेशर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, छोटा साइज होगा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। अमाउंट कांस्टेंट रहना चाहिए तब होगा ये बात। और लाइट में 3 बात पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, लाइट की इंटेंसिटी पे, लाइट का वेवलेंथ पे, लाइट का ड्यूरेशन पे। लाइट, जैसे ये एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का है, रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी 12 बजे दिन में होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। और लाइट का ड्यूरेशन के लिए पॉइंट बनाए थे फोटो पीरियोडिज्म, है ना, जिसमें शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग की एग्जांपल दी थी, है ना। अब उसके आगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड बेज। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of each reacting species to the power raised equal to a stoichiometric coefficient at constant temperature। देखिए क्या कहा जा रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन में। गुलबर्ग एंड बेज साहब बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज। जितना रिएक्टेंट होगा, दैट इज द रिएक्टिंग स्पीसीज, उसका जो कंसंट्रेशन होगा उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिस पर हम पावर रेज करेंगे इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी रिएक्शन को बैलेंस करने में जो नंबर लिखा रहता है उसको उसके पावर में डालेंगे। ए प्लस बी बी
ये कोई प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर स्मॉल बी, वेयर ए एंड बी are stoichiometric coefficient और ए जो लिखें कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और बी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। लिखिए, लाइव भी हो ही रहा है। आवाज जा रहा है ना जी? चल लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का। जितना रिएक्टिंग स्पेसीज है सबके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
और रिएक्टेंट में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो उसके पावर में जाएगा। यही तो कह रहा है। ए प्लस बी भी प्रोडक्ट बना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए। जो कंसंट्रेशन देगा उसका पावर ए, बी का जो कंसंट्रेशन रहेगा पावर बी। ए बी को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहेंगे, और ये जो लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और बी जो लिखे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। क्लियर है? बड़े बड़े रेट लॉ, इसके बाद रेट लॉ। अब देखिए वो लॉ ऑफ मास एक्शन था, ये रेट लॉ है। यहां भी देखिए क्या कहा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of each reacting species to the power raised equal to नहीं, पावर रेज्ड may or may not equal to a stoichiometric कोएफिशिएंट। देखिए पढ़ के कैसा लो है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज। पहले भी यही था लिखा हुआ, देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज। यहां तक तो दोनों में सेम है। टू दी पावर रेज्ड इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, टू दी पावर रेज्ड मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां नया बात क्या आ गया भाई, ये कैसा लॉ है जिसमें अपने मे और मे नॉट लिख ले, वो भी सकता है? नहीं हो सकता है। इसी पर बात, यहां तक तो सच बात है, इसी पर बात करनी है कि पावर में जो उठेगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि कहना यह चाहता है कि ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट बनता है, तो रेट बराबर जो लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर, आप ए नहीं लिखिए और लिख भी सकते हैं, तो हम लोग एगो नए चीज लिखते हैं, अल्फा और बीटा लिखते हैं। ए का पावर अल्फा, बी का पावर वेर 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 वेर
अल्फा बराबर ए हो भी सकता है और अल्फा बराबर ए नहीं भी हो सकता है। बीटा बराबर बी हो भी सकता है और बीटा बराबर बी नहीं भी हो सकता। ये लॉ कह रहा है ना। अब इस पर बात करनी है। नहीं, एक ऐसा नियम है जिसमें लिखल है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं बात को? क्या बोल रहा है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। बड़े कैसे पता चलेगा कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है? लफड़ा तो है बड़े। लेकिन लॉ यही है, लिखने भी आता है। रेट लॉ लिखिए, व्हाट इज रेट लॉ या व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ। लिखना यही है, मे और मे नॉट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम लोग देखेंगे कि ये ए और बी निकाला कैसे जाता है किसी रिएक्शन का, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा। ठीक है बड़े। तो बैठ के नो सर कहता है। अब आया यहां पे रेट बराबर के इंटू ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बीटा। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। अब देखिए मे और मे नॉट कहां पे जाके संभल रहा है। अल्फा बीटा कैसे डिटरमाइन होगा? एक्सपेरिमेंटली, नॉट बाई मे अर्ली कहता है नॉर्मल, सीइंग द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहा यह जा रहा है कि अल्फा बीटा जो होगा वो डिटरमाइन करना पड़ेगा हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली, यानी अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, नॉट बाय मेयरली सीइंग द बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
और ये लिख नहीं सकते आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के। क्लियर है? और यहां पर एक नया टर्म फिर आया है, वेयर के बराबर के इज रेट कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and called as rate constant। रेट कांस्टेंट और दूसरा भी नाम है इसका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है? कहने का एक और मतलब है कि ये बी बी छोटका सी सी प्रोडक्ट बनाएगा तो आप रेट बराबर क्या लिखेंगे? रेट बराबर क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट के ए का पावर, हाँ ए नहीं, छोटका ए नहीं, ए का पावर और बी का पावर और सी भी है तो सी का पावर और अल्फा बीटा गामा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, है ना? अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा तो टेंशन ना लीजिएगी, तो सर कह दिए कि अब लैब जाओगे तब पता चलेगा। यहीं बोर्डे पे डिटरमाइन करेंगे, है ना? बोर्ड ही पर एक्सपेरिमेंट होगा, है ना? डेटा से एक्सपेरिमेंट होके ये कैलकुलेट होता है। ठीक है? जल्दी लिखिए। आप लोगों को ये बात भी बताना है कि कल क्लास रखा है ना? 2 दिन पहले से चल रहा है ये बात, और बोले थे पिछले क्लास में कल जो है ना संडे है, और कल संडे को हम लोग रिवीजन क्लास करने वाले हैं। एकदम एक दिन में 4 घंटा में 5 घंटा में पूरा का पूरा हैलो अल्केन्स पढ़ने वाले हैं, पूरा 10 बजे से हैलो अल्केन, है ना? 10 बजे से हैलो अल्केन पढ़ेंगे, है ना? पूरा एक ही साथ पढ़ लेंगे। जो 2 महीना में पढ़े थे वो 4 घंटा में पढ़ेंगे, 5 घंटा में। तो नोट नोट तो नहीं करते हैं तो हल्ला करिएगा ना। नोट तो इसलिए करना पड़ता है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनवा देंगे, है ना? ना तो करना पड़ता है एक्चुअली में। बच्चा लिखता है पढ़ता है तब बैठा रहता है, तब जाकर के ही उसके दिमाग में जाता है। एक बात हम लोग 5 बार बोलते हैं जी, है ना? तो दिमाग में कान में 2 4 5 बार एक ही बात जाता है, तब जाकर के वो याद होता है। आप लोग तो घर में बैठ करके किताब देख लेते हैं तुलसीदास की तरह, वो नहीं बुझा है, ठीक है रख देते हैं, सर है ना? जब तक नोटिफिकेशन भी कुछ ना कुछ आ ही गया होता है ना? तो उसी मूड में रहना है, रिवीजन करने के मूड में रहना है ना? कोई पढ़ाने के लिए क्लास नहीं ले रहे हैं, वो आपके बेहतरी के लिए ही क्लास लेंगे, कि थोड़ा और आप लोग को हिम्मत बढ़ जाए कि ना वो 2 महीना न लगेगा। हाँ हेलो लेकिन शुरू से पढ़ाएंगे, 2 महीना नहीं लगेगा, 4 दिन में भी हम लोग कर सकते हैं, 4 घंटा में भी कर सकते हैं।
अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना। वो डेटा रहता है एक्सपेरिमेंट का और उससे अल्फा और बीटा निकाला जाता है। तो देखते हैं कि कैसे अल्फा बीटा डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? देखिए, डेटा फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2NO प्लस O, 2NO2। इस एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट NO का कंसंट्रेशन दिया है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दिया है और यहां पर रेट लिखा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, NO का कंसंट्रेशन 0.30, 0.096। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 0.60, 0.30, 0.384। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 0.30, 0.60, 0.192। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 0.60, 0.60, 0.768। ये एक एक्सपेरिमेंट का डेटा है, समझिएगा पहले कि है क्या, तभी जाकर करके कुछ होगा। ऐसे इसको घेर भी देते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन लिखा है मोल पर लीटर में, कॉन्सेंट्रेशन लिखा है मोल पर लीटर में और रेट लिखा रहेगा मोल पर लीटर पर सेकंड में। दिखाई दे रहा है? क्या कह रहा है सुनिएगा। इसका रेट यदि हम लिखें तो रेट बराबर होगा K इंटू NO का कंसंट्रेशन, रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है, पावर 2 लिख दें, पावर क्या लिखेंगे, और O2 है बीच में, ऑक्सीजन ही लिखा हुआ था, O2 है, बैलेंस है ना ऊपर रिएक्शन, ऑक्सीजन 2 2 4 गो, यहां पर क्या लिख दें और पावर क्या लिख दें। यही अल्फा बीटा इस एक्सपेरिमेंट से निकालना है कि अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा। ये दिया हुआ क्या है, एक्सपेरिमेंट जो वहां पर लिखे थे ना वही एक्सपेरिमेंट है। ये क्या दिया हुआ है सुनिएगा, पहले इसको समझिए। पहले जो डिमॉन्स्ट्रेटर है जो लैब में है वो इस रिएक्शन के लिए NO का पहला एक्सपेरिमेंट किए जिसमें NO का कंसंट्रेशन 0.30 मोल पर लीटर लिए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी 0.30 मोल पर लीटर लिए, तो उनको रेट ऑब्जर्व हुआ 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट 2 किए तो 0.60 NO लिए, ऑक्सीजन 0.30 लिए, तो रेट ऑब्जर्व हुआ 0.384। फिर वो तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किए, टेस्ट ट्यूब रखे होंगे जिसमें NO का कंसंट्रेशन 0.30 लिए, ऑक्सीजन 0.60 लिए, तो रेट ऑब्जर्व हुआ 0.192। फिर चौथा बार भी एक्सपेरिमेंट किए, तो 4 अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग कंसंट्रेशन लेके, तो अलग अलग उनको रेट ऑफ रिएक्शन मिला। ठीक है। तो इस डेटा से, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है कि NO पर कितना पावर, ऑक्सीजन पे कितना पावर। तो देखिए अब यहां से R1 रेट 1 लिखेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 का रेट 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू NO का कंसंट्रेशन, यानी एक्सपेरिमेंट 1 में जो लिया गया था
अल्फा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट 1 में लिया गया था वो बीटा। इस और क्वेश्चंस और डेटा से हम लोग एक ठो काम करना कि एक बार वही एक्सपेरिमेंट लेना जिसमें कंसंट्रेशन NO का या ऑक्सीजन का, रिएक्टेंट A का या रिएक्टेंट B का, दोनों का मैच कर जाए, सेम हो। तो इसमें देखो 2 है, यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना लिया गया है 0. दोनों में सेम लिया है, तो एक बार इससे मिला देंगे तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, K इंटू NO का कंसंट्रेशन 2 पावर अल्फा, O2 का कंसंट्रेशन 2 पावर बीटा। अब कर लेंगे हम लोग R1 बाई R2, ठीक है। तो R1 हो गया K, NO का कंसंट्रेशन बताओ कितना लिया गया था, पावर, और O2 का कंसंट्रेशन बाई अगेन K इंटू पावर अल्फा, और 0.30 का पावर बीटा, ठीक है। अब R1 और R2 का वैल्यू तो पता ही है, तो R1 का वैल्यू कितना लिया गया है 0.096, और R2 का वैल्यू 0. बराबर, बताओ के काट दें, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, एक ही रिएक्शन का दो कांस्टेंट नहीं होगा रेट का, ठीक है। 0.30, ये दोनों भी तो कट ही रहा है, पावर सेम होगा कोई ना कोई बीटा का, बाई 0.60, पावर क्या करेंगे अल्फा। काहे दोनों सेम लिए थे समझ में आया, कि ऊपर नीचे एगो टर्म कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो फिर अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। अब बताओ ये कितना से कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा, कट जाएगा 1/4 बराबर 1/2 का पावर, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं क्या, बराबर 1/2 का पावर अल्फा बराबर कितना आ रहा है, ऐसे निकल गया अल्फा। और यदि बीटा निकालना है तो फिर एक बार हम लोग काम कर देंगे, R1 0.30, और तीसरा एक्सपेरिमेंट में देखिए ये दोनों मिल गया, ये दोनों बदल गया क्या। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में क्या डिफरेंस है कि NO का कंसंट्रेशन को सेम रखे हैं, खाली ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बदल दिए, तब रेट बदल गया है। तभी तो समझ में आएगा कि NO के कंसंट्रेशन पे कितना पावर में डिपेंड करता है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में कितना पावर में डिपेंड करता है। तो R1 बाई R3 कर देते हैं इस बार, तो बताओ K इंटू R1 में NO का कंसंट्रेशन कितना है अल्फा, और 0.30 पावर, और R3 में कितना है पावर अल्फा, और ये कितना है पावर बीटा, ठीक है। अब काट दें, ये और ये भी कट गया, तो R1 कितना आ रहा है बताओ 0. बाई R3 कितना है, बराबर 0.30 बाई 0.60 पावर बीटा, कितना से कट जाएगा ये 1/2 बराबर कितना से कट जाएगा ये, पावर क्या लिखेंगे, और इसमें नहीं कुछ है तो कितना पावर है, तो बीटा बराबर कितना आया। अब आप रेट लॉ इस इक्वेशन का लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं एक्चुअली में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है इस रिएक्शन का, तो रेट बराबर K इंटू NO का पावर 2 और O2 का पावर 1। हालांकि देख के भी यही लिखते, लेकिन मना किया गया है कि आप अल्फा बीटा को सिंपली रिएक्शन के बैलेंसिंग फैक्टर को देख के नहीं लिख सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। यहाँ पे इक्वल टू हो गया, हो सकता है कोई और रिएक्शन होगा जहां इक्वल टू नहीं भी होगा, तो वैसा वाला भी देखेंगे, लेकिन अल्फा बीटा निकालना सीखे। चलिए
बड़े बोलो नो सर। इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकलता, यहां से मैथ है ना करते हैं, यहां से भी फिर अल्फा प्लस बीटा निकलता, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते अल्फा बीटा को अलग अलग निकाल के। क्या ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे रहता है, ठीक है, कि आपको एक वो टर्म कट जाए, चूंकि केमिस्ट्री सिखाना है वैसे मैथ हो जाएगा। समझ गया है ना। देखो एक बात बताते हैं, बिना इतना किए भी निकल सकता है, जानते हो कैसे। देखो सीखो, मेडिकल में इतना बैंक आता है तो उसको दिक्कत हो जाता है, मेडिकल आईटी दोनों वाले परीक्षा में कैसे निकालना है। 0.30 0.60 ये 0.30 0.30, तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो बदलाव आया है, ये बदलाव सिर्फ इसके कंसंट्रेशन के बदलने से आया है, ये तो सेम ही है ना। पहले भी 0.3 मोल लिया गया था, अभी भी 0.3 मोल ही लिया गया, तो उस तो बदला ही नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बदलने से बदला, तो एनओ के बदलने से। कितना गुना ये बदला, कितना गुना बदला, 2 गुना बदला, ये 2 गुना बदला। तो ये जो रेट है वो कितना गुना बदला, तो हो गया स्क्वायर पे डिपेंड करता है यार। किसी को 2 गुना बदलो और 4 गुना हो जाए, तो स्क्वायर ही पे डिपेंड नहीं करता है। ये 2 गुना बदलता, ये भी 2 गुना बदलता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको 2 गुना बदले, ये 4 गुना हो गया, मतलब उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। 8 गुना हो जाता, उसके क्यूब पे डिपेंड करता है। क्या, अब देखो दूसरा निकालते हैं, 0.30 0.30, तो एनओ का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लिया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बदल दिए, है ना, ये बदल दिया। कितना गुना हुआ, 2 गुना। तो जरा देखिए तो ये कितना गुना हुआ, तो इसको 2 गुना बदले तो वो भी 2 गुना हुआ, आने पावर 1 पर डिपेंड करता है, बात खत्म। क्या, ये इसका ट्रिक है जो कॉम्पिटिशन्स में काम आएगा, लेकिन बोर्ड में आएगा तो बनाना पड़ेगा, है ना। और कंपटीशन में आएगा तो खाली डेटा देख करके एक्सपेरिमेंट कर देंगे, तो हो गया। क्या, अगली बार एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो पढ़ाई ही था कि अल्फा बीटा हम लोग कैसे निकालते हैं रेट लॉ में। यहाँ है क्वेश्चन, द फॉलोइंग result have been obtained during the kinetic study of the reaction 2A plus B that is equal to C plus D. एक्सपेरिमेंट 1, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, सवाल उतारिए, रेट एक्सपेरिमेंट 1 0.1 0.1 6 गुना 10 टू द पावर -3, एक्सपेरिमेंट 2 0.3 0.2
7.2 into 10 to the power minus 2. Experiment 3. 0.3, 0.4, 2.88 into 10 to the power minus 1. 0.4, 0.1, 2.4 into 10 to the power minus 2. -3 है, ये सब सवाल बना देगा। 6 into 10 to the power minus 3. रेट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड में, ये मोल पर लीटर में, ये भी मोल पर लीटर में। नीचे सवाल है, डिटरमाइन द रेट लॉ and the rate constant for the reaction. बनाइए, क्या है? किसके बाद क्या लिखे हैं? काइनेटिक स्टडी, कि अभी यहीं पे पहुंचे है नहीं? कभी कभी जो है ना, अपने बारे में अकेले बैठ के सोचिए, लिखिए जल्दी। अपने बारे में सोचना रहता है कि आगे का फ्यूचर है, हमको क्या करना है, नहीं करना है ना? पढ़ेंगे तब क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तब क्या होगा, है ना? उसका ड्रीमिंग करिए, तब जाकर के कुछ निष्कर्ष पे समझ में आएगा, कुछ निष्कर्ष पे निकलिएगा कि हाँ ऐसे करने से होगा। हाँ, बीटा 2 आएगा। अल्फा 1 बीटा 2, और भी सवाल है उसमें।
निकल गया। वेरी गुड। देखिए कैसे क्या करना है। फिर वही सब है कि एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक 0.1 मोल पर लीटर के लिया गया, बी जो है 0.1 मोल पर लीटर के लिया गया, तो इस रिएक्शन का रेट जो है 6 गुना 10⁻³ आया। लेकिन ये यदि ए का रिएक्ट कंसंट्रेशन 0.3 लिया गया और बी 0.2 लिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना आ गया। फिर एक्सपेरिमेंट तीसरा किया तो इसको 0.3 0.4 लिया तो इतना आ गया। चौथे एक्सपेरिमेंट में फिर से इतना लिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। हर बार किसी ने किसी का कंसंट्रेशन बदला या दोनों का कंसंट्रेशन बदला तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आया। इससे साफ ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब ये पता करना है कि कंसंट्रेशन के कितने पावर पे डिपेंड करता है ना। कंसंट्रेशन दोगुना बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाता है, तभी तो पावर डिटरमाइन करेंगे। तो हम लोग इसमें से निकालने के लिए पहला स्टेप में ध्यान देंगे कि एक ठो कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। पावर अल्फा है, पावर बीटा है, वो कट जाए तो न्यूमेरिकली आसान हो जाएगा। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग इसमें से दो ऐसा एक्सपेरिमेंट चुनेंगे जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म सेम हो जाए। ठीक है, तो रेट बराबर पहले तो लिख देते हैं कि रेट बराबर इस रिएक्शन का जो आएगा वो आएगा K इंटू ए का पावर और B का पावर बीटा। यही डिटरमाइन करने के लिए लिखा है, डिटरमाइन द रेट लॉ। तो अल्फा बीटा पता चल जाएगा तो डिटरमाइन हो गया। तो R1 बाई R4 ले लें बराबर K इंटू ए का कंसंट्रेशन 0.1 पावर अल्फा, बी का कंसंट्रेशन 0.1 पावर बीटा बाई K इंटू 0.4 का पावर अल्फा, 0.1 का पावर। इससे क्या होगा कि ये वाला कट जाएगा, K से K कट जाएगा। R1 का वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ है, R4 2.4 इंटू 10⁻⁻² है बराबर 0.1 बाई 0.4 का पावर अल्फा। क्या कितना से कटेगा ये 1/4, इधर भी तो 1/4 ही है पावर अल्फा, यानी 1/4 का पावर 1 बराबर 1/4 अल्फा बराबर 1। क्लियर है। अगली बार बीटा निकालना है तो देखते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ये दोनों बराबर है तो एक टर्म हट जाएगा, बीटा निकल जाएगा। R2 बाई R3 बराबर K इंटू 0.3 का पावर अल्फा और 0.2 बोलो ना जी पावर बीटा बाई 3 में अल्फा और का पावर बीटा। क्या क्या साफ होगा 0.3 अल्फा 0.3 अल्फा, K से K साफ होगा। R2 का वैल्यू कितना 7.2 इंटू 10⁻⁻² और R3 का वैल्यू कितना 2.88 इंटू 10⁻⁻, बराबर 0.2 बाई 0.4 पावर बीटा। अब ये कट जाएगा 4 बार से, 1/4 बराबर ये कट जाएगा 2 से, 1/2 का पावर बीटा। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर 1/2 का पावर, यानी बीटा बराबर कितना लिखेंगे
है ना। इतना लिखने के बाद रेट लॉ लिख देते हैं, है ना, रेट लॉ लिख देते हैं, रेट लॉ लिख देते हैं जी। तो रेट लॉ बराबर रेट बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा, अल्फा कितना आया, और बी का पावर, देखिए यहां पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, लेकिन वहां पावर क्या उठा, यहां स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर क्या उठा, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट वाला मेथड काम किया है क्या, 0.1 से 0.4, 0.1 से 0.1, ठीक है, तो कै गुना हुआ, गुना 4, ये कै गुना हुआ, बस बात खत्म हो गया, ये 4 गुना तो वो 4 गुना, पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये 0.1 2 से हुआ 4, 2 से हो गया 4, ये कै गुना हुआ, और ये कै गुना हुआ, तो 2 का स्क्वायर पे डिपेंड किया, तो खुद ही तो आ गया कि बी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ए के पावर 1 पे डिपेंड करता है क्या। बस इतनी से दिमाग में रखना है बात, तो यदि ऐसा सवाल आए तो बना देना है फट से। लिखिए, हाँ निकालते हैं, मूव, क्या करें, अब कह रहा है वो रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट बराबर के इंटू ए का पावर 1 और बी का पावर 2, यही तो रेट कांस्टेंट है। किसी एक एक्सपेरिमेंट का रेट ले लेंगे, उसी में कंसंट्रेशन ले लेंगे, पावर तो मिल ही गया है, नहीं निकल जाएगा, तो रेट बराबर 6 गुना 10⁻³ बराबर के इंटू जिसका रेट लिए उसी का कंसंट्रेशन, 0.1 का पावर 1 और 0.1 का पावर 2, तो के बराबर 6 गुना 10⁻³ बटा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, इससे 3 शून्य ऊपर जाएगा, वो 3 शून्य नीचे कट जाएगा जी, पूरे के पूरे साफ है कहानी क्या, ये पूरे से ये पूरे कैंसिल, दैट इज के बराबर कितना आया 6, है ना। अब इसका यूनिट देखते हैं कि क्या आता है, अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हम देखो कितना अच्छा है, जो भी बोल रहे हैं सब साथ साथ लाइव में भी है। अब रिवीजन के लिए तो कोई बातें नहीं है, एक बार सुन लेना है ना, तो रिवीजन हो जाएगा। ऐसे नहीं आकर के खाली वहीं घरे से वीडियो देखिएगा, तो देखिए रहे दुनिया भर वीडियो, आज तक सब टाइगर श्रॉफ का सिनेमा देख करके कूदने लग गया क्या, पहाड़े पहाड़ कूद जाते हैं, देखे तो थे ऐसे कूदा जाता है, वो तो वर्चुअल। इतना के बाद यदि कहीं कंफ्यूजन होता है तब वो काम आएगा। हाँ कभी कभी होता है, वो टाइगर श्रॉफ का सिनेमा देखिए, अब बाहर निकलिए तो लगेगा कि सब हम ही हम हैं, हम आज कुछ करिए देंगे
2-3 घंटा उसके इन्फ्लुएंस में शरीर हो जाता है, अब फिर हो गया ना, ये सब नए पार लगेगा, ये तो ऐसे ही है। हाँ, एक आध गो रिक्शा वाला यदि और दे दिया 2-4 गाड़ी, तब हो गया। लिख लिया ना सब, मिटाएं मतलब आगे बढ़ें। सब लिख ही लिया तो नो सर काहे कहता है जी। अगला, कहाँ कोना में बैठ के लिख रहा था, देखिए होगा एक आध गो। Now the term is order of reaction. The term is order of reaction. Order of reaction. ORDER. Order of reaction. Order of reaction. ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बिल्कुल ही आसान बात होता है। क्या होता है? आसान बात होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बिल्कुल आसान बात होता है। अभी देखिए, जो रेट लॉ में जो पावर चढ़ा रहे थे ना, उसी को जोड़ देंगे, उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान बात है। अभी जो पावर 2 और 1 ऊपर उठाए थे, और 2 जोड़ 1 बराबर 3 कर देंगे, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। कितना आसान बात है। सम ऑफ द पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन जायता रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, इन रेट लॉ एक्सपेरिमेंट, जहां से आप एक्सपेरिमेंटली पावर उठाए हैं, वो वाला पावर को जोड़ देना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। सम ऑफ द पावर रेज्ड, sum of the power raised on each concentration term of reactant in rate law expression called as order of reaction. Sum of the power raised in each concentration term of reactant, कहां? रेट लॉ एक्सप्रेशन में, कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग पढ़े ना अभी, के बराबर रेट बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। देखो कितना आसान बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा बीटा को निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली, वहां से निकालने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ पावर क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ठीक है, लिखिए। क्या कोई बात?
अभी ये पढ़ के जाइएगा, फिर रात में एक आध बार जो है सो नोट्स है तो रिवीजन कर लीजिए। काम चल जाता है ठीक है, नहीं तो अब ये रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा उठाना है तो देख लीजिए क्या बोल रहे थे, कहाँ रुक गए, समझ में आ जाएगा, बातें सब क्लियर है, कहीं कुछ नहीं छूटेगा और अपने आप को आप मजबूत कर सकते है ना। हम दूसरी बात है कि हम ये वो नहीं कहते हैं कि देखिएगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हम, हम, हम कहते हैं जी, हम तो हम तो हम तो कभी इस बात के लिए बोले ही नहीं, है ना। लेकिन लेकिन देख तो जरूर लीजिएगा, बाकी ये सब रहेगा तो 2 4 5 साल में कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग जहाँ पे पढ़ाते थे ना सुपर 30 वाले सिस्टम में, तो वहाँ पे सर कहते थे, अभियानंद सर कहते हैं एगो बात, वो कहते थे कि अभी नहीं, अगला 10 साल से 20 साल का सोचिएगा ना तो सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, बस इतना ही सोचते रहिए। सरों को कहते थे और बचपन को भी कहते थे, है ना, अभी भी कहते हैं, है ही हैं, कहते हैं 10 साल आगे का सोच लेना है। मास्टर साहब को, बचपन को कहते हैं आप 20 साल का आगे सोच लीजिए। हाँ, अभी जैसे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाइए, 1 2 मिनट शांति में जाइए और सोचिए 20 साल के आगे क्या है ना। चूंकि जो आपका समाज बना हुआ है, यहाँ पे बोलिएगा मांगिएगा तो खाली सलाह मिलता है, पैसा तो ब्याज पे भी ना मिलता है ना। ये बहुत बड़ा सच है, मांगिएगा कुछ समाज से तो सलाह सब दे देगा, लेकिन 20 साल कोई जरूरत पड़ जाए तो वो तो ब्याजे पे मिलेगा, वो भी पता नहीं क्या क्या गिरवी रखवा ले, है ना। तो ये सब बात को सोच के मेहनत करना पड़ता है ना। तो मेरा भी ये सिस्टम उसी के लिए है, अगला 8 साल 10 साल 5 साल, ठीक है, वही सोचते हैं हाँ, चूंकि अब समय यदि बच्चा 4 साल का होगा, क्या बोलते थे कि बाबूजी पूछेंगे बेटा एप्पल का स्पेलिंग बताओ, तो मोबाइल ले जाके दिखा, देखो एप्पल इसमें स्पेलिंग का बताना है यही तो है एप्पल, है ना। तो उस समय क्या होगा तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा और बीटा को जोड़ देने से निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सुन लेना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन का 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, में भी निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, में भी फ्रैक्शनल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन देगा आप यही कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जो आए लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ रहे तो डर रहे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में आ गया, हम क्या करें। वो नेगेटिव में आ ही सकता है, 0 भी आ सकता है, केवल आपको जोड़ने का काम है। जोड़ दीजिए, जो आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां किसी पर -1 चार्ज पड़ता है, कहने का मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बस और क्या। यदि हाफ चार्ज में आ गया, पावर में हाफ पड़ गया, मतलब कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है।
जीरो आ गया मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये सब का कोई ना कोई मतलब है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो आ गया तो यहां जीरो लिखिएगा आप, मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहां फ्रैक्शनल आ गया मतलब आधा आ गया तो होगा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है। -1 आ गया तो होगा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए है। पॉजिटिव आता है तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सबका कोई ना कोई मतलब होगा। क्लियर है। और एक लाइन ऊपर में लिखे हैं एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है, ये आप केवल रिएक्शन को देख के कह नहीं सकते हैं। क्लियर है। अब रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ना है के। अभी टाइम होगा जी। अरे गधा, भाई 15 मिनट है यार, तुम लोग भी गजब आदमी। जो पढ़ाना है वो पढ़ा के भी 2-4 मिनट बच जाएगा। के का यूनिट देखना है, के का यूनिट, और यूनिट से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। यूनिट ऑफ के या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, a specific reaction rate, है ना। तो हम लोग पढ़े अभी कि रेट बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। तो बताओ के बराबर क्या लिखेंगे, रेट बाई ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा लिखेंगे जी। अब के बराबर रेट का यूनिट तो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पावर अल्फा और मोल पर लीटर पावर बीटा। तो के का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे में लिखाएगा मोल पर लीटर पावर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को एन मान लो, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट अल्फा प्लस बीटा बराबर एन, है ना, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ के बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड तो है ही है, नीचे आ जाएगा मोल पर लीटर पावर एन, एन यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के बराबर हो जाएगा अब मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल पर पावर एन और लीटर पर पावर माइनस एन। अब ऊपर जाएगा सब, मोल 1 माइनस एन लिख सकते हैं, लीटर -1 प्लस एन लिख सकते हैं, सेकेंड -1, यानी कि यूनिट ऑफ के बन गया मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड -1, है ना। अब n यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है कि वो जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल जाएगा। यानी कांस्टेंट का यूनिट जो है फिक्स नहीं है, वो रिएक्शन दर रिएक्शन बदलेगा, है ना। रेट कांस्टेंट का यूनिट कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, दे डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना।
unit of rate constant is not a fixed quantity. It depends on order of reaction and value of alpha plus beta, that is value of alpha plus beta n. लिखिए लिखिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट बताएं। तो कल क्या है? कल 10 बजे से जो है हेलो अल्केन्स का मैराथन क्लास है, एकदम मैराथन क्लास है। मतलब है क्या कि एक के दिन में पूरा पढ़ लेना है। जो 2 महीना में डेढ़ घंटा करके पढ़े, वो एक के दिन में पढ़ना है, 4-5 घंटा में पढ़ लेना है। अगले संडे को नहीं, इस संडे को। फिर उसके बाद संडे मिलेगा तो सॉल्यूशन का, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर का, तब तक फिर ही खत्म हो जाएगा काइनेटिक्स का, है ना। सब मिला के यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो 72 घंटा का ही सिलेबस है ना। और पहले एक ठो कोचिंग में हम पढ़ाते थे, वहाँ ही जो 72 घंटा कहते थे ना, तो बचपन नाम रख दिया था 72 सिंह। हम कहते 72 घंटा में तो खत्म हो ही जाता है। तो यदि अब आईआईटी का तैयारी करना है, उससे पहले जो है रिवीजन कराना है, तो 72 घंटा में सिलेबस समाप्त। लेकिन पढ़ल रखना चाहिए। अब ये नहीं कि वो बताना पड़ रहा है एक एक बात, मतलब इंट्रोडक्शन, अब व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब व्हाट इज एक्स है हाइड्रोजन का फंक्शनल ग्रुप, तब थोड़े होगा। क्योंकि काम की बात करनी, जो आता है उस 5-6 घंटा में जो खत्म होता है, उसमें क्या बातें होती है, जो आने जाने वाला बात है, और जो मिनिमम बेस आपके दिमाग में जाए, वहां से आपका दिमाग खुल जाए, ऐसे ऐसे होता था। तो वो काम करना है। तो 72 घंटा में सिलेबस खत्म होता है, और 4-4, 5-5 घंटा करके आप हर चैप्टर पढ़ सकते हैं। बाकी का जो चैप्टर है, जैसे अब एमाइन बचा हुआ ना ऑर्गेनिक में, वो 6 क्लास बस। अब अल्डिहाइड कीटोन 12 क्लास मैक्सिमम, 10 से 12, तो 12-6 18 क्लास में ऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगा। मैंने जितना सिखाना था, वो सिखाने वाला 2 महीना था। चलिए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखेंगे। अब देखो, इफ n बराबर 0, रिएक्शन को बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, केस 1 कर लेना, 3 को केस बताना है। यूनिट ऑफ के क्या होगा? तो यूनिट ऑफ के बराबर हम लोग पढ़े मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, सेकेंड माइनस 1। बोलो 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1, यही ना यूनिट आया जी।
यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। केस 2, इफ n बराबर 1, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये? इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ के, मोल 1 माइनस n कितना आया? n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, सिर्फ क्या आया बोलो? सेकेंड माइनस 1। यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड माइनस 1 हो गया। याद करो पुरानी बात, सेकेंड माइनस 1 को हर्ट्ज भी कहते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट किसके यूनिट के बराबर है? देखिए कहां से कहां ये हुआ ना, कितना दूर का बात मिला दिया। तो क्वेश्चन तो ऐसे रहता ही है ना, पर सेकंड को हर्ज कहते हैं। तो यदि हर्ज लिखा हुआ है तो ये मत कहते आइएगा कि इस बार ऑप्शन में सब गलती आ गया था। देखिए ना सर पूछ रहा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑप्शन में लिखो ले हर्ज। ठीक है, तो एक्चुअली में है ही है हर्ज। केस नंबर 3, n बराबर 2, तो n बराबर 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ के जानते हो? ऐसा आएगा कि आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा, लगेगा भाई ये कैसे होगा, ये तो गलती है। देखो कैसे, 1 माइनस 2 कितना आया? लीटर 2 माइनस 1, लीटर पावर 1, सेकेंड माइनस 1। मोल चला गया नीचे, मोल चला गया नीचे, यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड। नहीं, बड़ा उल्टा टाइप का नहीं लगता है क्या ये? बोला मोल पर लीटर होता था सब जगह पे, ये तो लीटर पर मोल लिखा हुआ है ना। तो ऐसे गलती लगेगा ऑप्शन देख करके, है ना, कि सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का सेकेंड ऑर्डर का यूनिट पूछ रहा है, ऑप्शन में लीटर पर मोल तो होगा नहीं, ऐसे नहीं करना है, लीटर पर मोल भी होगा, है ना। यानी कि मेन इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और यूनिट देख करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दोगे, है ना। क्वेश्चन में के का यूनिट लिखा रहेगा तो हम कह देंगे कि सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड माइनस 1 यदि के का यूनिट लिखा हुआ है कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, बस इतना ही बात है। ठीक है फिर, है ना। कल 10 बजे आ जाना है, शायद 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ा सा आज रात में हेलो एल्केन पढ़ भी लेना है ना, पूरा पलट के यहां से वहां तक देख लेना है।